Hi everyone, good morning. Today we are going to study a very important part of chapter number 3 class 12th electrochemistry, that is Nernst equation. This is very important topic of क्लास 12th और ये हमेशा एग्ज़ाम में आती है 100% इन बोर्ड एग्ज़ाम, चाहे आप CBSE के हों चाहे आप ISC के हों. ये वही टॉपिक है जो मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में बता रही थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्स्ट इक्वेशन और एंड उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स. तो आज हम इस वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक पे हम फोकस करेंगे. बट इसको स्टार्ट करने के लिए हमको थोड़ा सा लॉग टेबल समझनी पड़ेंगी, बेसिक्स फॉर्मूले लॉग के समझने पड़ेंगे. तो मे बी 5-10 मिनट में मैं वो समझा दूंगी, मे बी 5 to 6 मिनट्स में, 10 मिनट तो नहीं, 2 to 5 मिनट्स में मैक्सिमम मैं आपको लॉग के बेसिक्स फॉर्मूले समझा दूंगी. और नर्स्ट इक्वेशन पे फिर हम आगे वर्क करेंगे. न्यूमेरिकल में आपको मतलब इक्वेशन समझा दूंगी एंड देन विल डू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट. अगर मेरे को सैटिस्फैक्ट्री न्यूमेरिकल्स नहीं लगे तो फिर मैं आपको कल भी इसी वीडियो पे मतलब इसी इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगी. एक चीज़ और है, क्योंकि ISC बोर्ड में आपके पास कैलकुलेटर होता है तो आपको शायद लॉग समझने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर फिर भी आई वुड से कि आप लॉग का कॉन्सेप्ट ज़रूर समझो, क्योंकि इस इक्वेशन की खास बात यह है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड लॉगरिदम्स की वैल्यूज़ नहीं मिलेगी, बहुत इजी लॉगरिदम्स वैल्यू मिलेंगी. बट आई अंडरस्टैंड आप लोगों को कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा यूज़ करने की आदत है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं. तो बेसिक्स ऑफ लॉग आप चाहे तो देख सकते हैं, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं. और लेकिन ये नर्स्ट इक्वेशन आपको ज़रूर देखनी है, न्यूमेरिकल्स आपको ज़रूर देखने हैं, चाहे आप ICSE में हो चाहे आप CBSE में हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड और मेरे को अगर ये लगेगा कि मेरे पास मैंने बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करवाई है तो मैं कल भी आपको इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, जिसमें हम लोग लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, आज भी कवर करेंगे और कल भी. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द लॉग फॉर्मूलाज. ठीक है, CBSE के स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर लॉग नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे और ये बहुत नुकसान वाली बात हो जाएगी. तो बेसिकली लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर 2 डिजिट्स मतलब अंदर लॉग के मतलब अंदर है log m इंटू एन इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, ये लॉग कहता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ log 6 की, तो कैन आई राइट log 6 एज log 2 इंटू 3. क्या ये वैलिड है? इसका क्या हो जाएगा log, अब ये इस फॉर्मूले पे अप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 मतलब log 2 प्लस log 3. ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला. सेकेंड फॉर्मूला कहते हैं log के अकॉर्डिंग log m बाई n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n. फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं log लेट्स से 5 या लेट्स से 5.2 या 5 डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ. ठीक है, तो दिस विल बी log, सिंपल रखते हैं, 5 माइनस log 2. करेक्ट. फिर एक लॉग कहते हैं कि थर्ड फॉर्मूला होता है कि log m टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log m. एग्जाम्पल log 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू, ये आगे आ जाएगा 3 log 2. गॉट इट. तो ये बेसिक से आपके फॉर्मूले थे. अब मैं आपको कुछ बेसिक सी वैल्यूज़ आपको बता दूंगी जो आपको वैसे भी लर्न हो जाएगी, और ये आपके मैथ्स में भी आता है. बहुत बेसिक है ये 12th क्लास का. अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मैथ्स तो आपका बहुत इंटीग्रेशन वगैरह चलता है, राइट. तो ये आपको वैसे भी रटे हुए होंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को. नहीं है तो मैं आपको थोड़ी सी बेसिक वैल्यूज़ बता देती हूँ. log 1 का मतलब होता है 0, log 10 का मतलब होता है 1, log 100 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो log 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ, log 10 टू द पावर 2, है ना. 10 इंटू 2, 10 की पावर 2 मतलब 10 इंटू 10 मतलब 100, राइट. तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ. अब ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आएगा इसका, इस वाले का. सो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 log 10 मतलब कि 2 log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 इंटू 1 मतलब कि 2. ठीक है,
तो ये आप बेसिक सी चीज़ें मतलब लर्न कर लीजिए। log 1 इज़ 0, log 10 इज़ 1। इसमें मैं आपको क्या बताती हूँ, जैसे कि log 2 का एक वैल्यू आप लर्न कर लीजिए, वो एक इम्पॉर्टेंट होता है 0.3010। एक आप लर्न कर लीजिए log 3, आप लर्न कर लीजिए 0.4771। तो आपको बेसिकली log 1 आप लर्न कर लो, log 1 इज़ 0, log 10 इज़ 1, log 2 इज़ 0.3010, log 3 इज़ 0.4771। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको एक, आप log ज़्यादा है तो log 5 भी लर्न कर लो। log 5 इज़ 0.6990। हाँ, ये आपको 1 2 3 4 5 ये 5 वैल्यूज़ आपको लर्न करनी है। वैसे इतने हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको अपने आप ये लर्न हो जाएगा, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है इस पर ज़्यादा प्रेशर देने की। अब मैं आपको थोड़ा सा इस पर 1-2 क्वेश्चंस करवा देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल लेते हैं, log 6 का वैल्यू आप बताओ। अब लेट्स से कहीं आपको क्वेश्चन में है कि आप लॉग्स इन वैल्यूज़ के बेसिस पे आप हर तरह का log का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि इफ़ आई से कि log 6 का वैल्यू क्या होगा, आप इसको log 6 को क्या लिख सकते हैं, log 2 × 3 लिख सकते हैं। अब ये इस फॉर्मूले में डाल के log 2 + log 3, log 2 की वैल्यू कितनी है, अभी हमने देखा 0.3010, प्लस log 3 की वैल्यू कितनी है 0.4771, प्लस कर लीजिए, आंसर ले आइए। ठीक है, मैं अभी प्लस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को अभी एक टारगेट लेके चलना है इस वीडियो में, कितना ख़त्म करना है, तो आप अपने आप कर लीजिएगा। नाउ लेट्स से मैं log 9 की वैल्यू आपको बोलूँ तो log 9 को हम क्या बोल सकते हैं, 3⁻² भी बोल सकते हैं, राइट। इसको या तो फिर log 3 × 3 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो अगर मैं 3⁻² कर रही हूँ तो 2 log 3, 2 × log 3 कितना है 0.4771 एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनसे आपको, ये बेसिक वैल्यूज़ हैं। अब आप बोलोगे log 7 की वैल्यू भी नहीं पता हमको, तो log 7 वाला क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा आपको, आप उसकी टेंशन मत लो। बट ये ऐसी वैल्यूज़ हैं कि जिनके बेसिस पे आप नर्स्ट इक्वेशन पे जो भी लॉगरिदमिक वैल्यूज़ बैठेंगी वो आप आराम से कर पाओगे और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, नर्स्ट इक्वेशन एंड उसके न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि नर्स्ट इक्वेशन किस लिए होती है। नर्स्ट इक्वेशन का फ़ायदा क्या है, इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। नर्स्ट इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल व्हेन द मतलब जनरली अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होती है ना, सेल की कॉन्सेंट्रेशन अगर लेट्स से 1 मोल होती है, मोलर, तो EMF हो जाता है स्टैंडर्ड। उस केस में E0 कैथोड माइनस E0 एनोड हमारा फॉर्मूला लग जाता है। बट अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, जो कि 99% केसेस में होता है, उस केस में हमारा नर्स्ट इक्वेशन लगता है और नर्स्ट इक्वेशन यही EMF निकालता है। यहाँ पे हम नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये वाला स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। इस केस में EMF निकालने के लिए नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ होता है। अब नर्स्ट इक्वेशन अगर आप NCERT में देखोगे तो कुछ ऐसी लिखी हुई है। ठीक है, मैं इस पर फोकस कर देती हूँ। इस तरह की नर्स्ट इक्वेशन लिखी है, मतलब कि आप सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको हम लिखें तो ये क्या होती है, E सेल इज इक्वल्स टू E0 ऑफ द सेल माइनस, ये क्या लिखा है, ये RT/NF लोन, लॉग भी नहीं है, दिस इज ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयन। इसमें भी इसको कैथोड और एनोड की टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। इसको इन्होंने नेक्स्ट पेज में सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंप्लीफाई करके इन्होंने इसके टर्म्स में लिखा है, ये 0.59 क्या है, यहाँ पे N नंबर ऑफ मोल्स है, F फैराडेज है, T टेम्परेचर है, R भी कांस्टेंट है और ln को भी लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। तो बजाय इतनी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन को हम लर्न करें, इसकी बजाय मैं आपको एक छोटा सा बताती हूँ, मतलब एक सिंप्लीफाइड, इसकी इक्वेशन को सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको बताती हूँ। E सेल इज इक्वल्स टू E0 ऑफ द सेल माइनस 0.0592। इन सब की वैल्यूज अगर आप रख देते हो
तो इन सब की वैल्यूज़ रख के आपको जो मिलता है वो मिलता है 0.0592 अपॉन एन। एन आपका वेरी करेगा, ठीक है, ये तो अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग वेरी करेगा। लॉग, लोन की बजाय अब हमने एल की बजाय लॉग कर दिया, और सिंपल सा प्रोडक्ट आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये बिग ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयन। अब ये आपको दिखने में बहुत अजीब सा फॉर्मूला लग रहा है, जैसे ही मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगी आपको बहुत आसान न्यूमेरिकल्स लगने स्टार्ट होंगे। तो अब देरी किस चीज़ की है, लेट अस स्टार्ट दी न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये न्यूमेरिकल लिख दिया ताकि आपका टाइम ना ज़्यादा स्पेंड हो। कहते हैं राइट नर्स्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ये इक्वेशन, ये सेल इन्होंने यहाँ पे ये दे रखी है, ये इतनी सेल का है, और इसमें ये गिवन इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंफ्यूज, इतने बड़ी चीज़ को देख के ना आप डरना मत बिल्कुल भी। बहुत बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का नाम से ही डर जाते हैं, तो अगर आप डर गए तो आपका फिर तो कुछ नहीं होने वाला। बट एक बार ये पढ़ के देखो, एक बार ये सुन के देखो, समझ के देखो आप, ठीक है। इसको देख के डरो मत, पहली बात, ठीक है। सबसे पहले कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन लिखो। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, बोर्ड में होती है स्टेप मार्किंग, और स्टेप मार्किंग में आप एक एक स्टेप मेंशन करोगे, फॉर्मूला लिखोगे, उसकी अलग मार्किंग होती है। तो डू नॉट ट्राई टू मिस एनी स्टेप। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला यूज्ड। क्या हमने फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया है, ई सेल इज इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला मैं हर एक न्यूमेरिकल में बार बार लिखूंगी, हर बार लिखूंगी, ताकि मैं इसका स्टेप मार्किंग ना भूलूं। बच्चे कहते हैं कि यार आलस आता है उनको लिखने में, और वो भूल जाते हैं फिर एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। प्रोडक्ट आयन अपॉन रिएक्टेंट आयन, मैंने सबसे पहले तो ये फॉर्मूला यूज लिखा। अगर ये 3 मार्क्स का है तो 1 मार्क आपको इसमें हमेशा मिलता है, भले ही आपका आंसर सही हो चाहे गलत हो। इतना इंपॉर्टेंट होता है एक फॉर्मूला लिखना। अब कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन लिखो। तो नर्स्ट इक्वेशन तो हमने लिख दी, ठीक है, पर हमने इसके लिए नहीं लिखा, एक हमने जेनरिक फॉर्मूला लिखा। तो चलो अब यही फॉर्मूला हम लिखते हैं इस सेल के लिए, ठीक है। तो ये हम कैसे लिखेंगे इस सेल के लिए, ये हम लिखेंगे ई सेल, तो देखो हमको निकालना है, ठीक है, ई सेल हमको निकालना है। ई नॉट सेल हमको यहाँ से जो गिवन है इससे निकालेंगे। ई नॉट है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ई नॉट ऑफ कॉपर और ई नॉट ऑफ निकल हमको इन्होंने मेंशन दे कर रखा है। तो यहाँ से हम ई नॉट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला स्टैंडर्ड के लिए ये फॉर्मूला होता है, राइट, स्टैंडर्ड के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ये ही वाला फॉर्मूला हम अब इस पे अप्लाई करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो ई नॉट ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। अब मैंने आपको कल ही बताया था कि कैसे पता चलेगा कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। जो ज़्यादा नेगेटिव है, हमेशा याद रखना, ज़्यादा नेगेटिव है वो ये होगा, एनोड होगा। ज़्यादा नेगेटिव मतलब एनोड। तो नेगेटिव आप देख रहे हो एक ही है इनमें से, तो ये एनोड होगा, और ऊपर वाला क्या होगा हमारा, ये कैथोड। समझ गया। तो इसका मतलब ये वाला आएगा आगे 0.59 माइनस ये वाला आएगा पीछे माइनस 0.2205, ठीक। ये वैल्यू समझ में आ गई। माइनस का साइन फॉर्मूले में था और ये वाला माइनस गिवन था, और हमेशा याद रखना माइनस वाला एनोड होगा, ठीक है। अब इनको माइनस कर देंगे तो 0.59, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2205, इनको प्लस कर दो 05 एज इट इज, 9 10 11 5 6 7 8, 0.8105 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा ई नॉट सेल निकल गया यहाँ पे, ये हमारा डन हो गया। एन कैसे निकलेगा, एन निकालने के लिए हमेशा सेल की रिएक्शन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसके लिए आपको सेल को रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, ठीक। अब इसका हम सेल रिएक्शन लिखते हैं, और यहीं से ही फिर हमारे ये 2 आंसर्स भी निकल कर आ जाएंगे। सेल रिएक्शन क्या है, देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। कहते हैं निकल से बना निकल 2 पॉजिटिव, और ये एनोड पे बना है। आपको हमेशा, मैंने कल भी बताया था, लेफ्ट में याद रखना हमेशा एनोड, राइट में याद रखना हमेशा कैथोड। हमेशा याद रखना लेफ्ट मतलब एनोड, राइट मतलब कैथोड। ये एक स्टैंडर्ड है IUPAC का, ठीक है। तो
निकल से क्या बना, निकल, तो ये एनोड की रिएक्शन है, ठीक है। एनोड पे क्या हुआ, निकल से बना निकल 2 पॉजिटिव। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, +2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करवा दिए। यहाँ पे कॉपर आयन से बना कॉपर, कैथोड पे है ना, तो कैथोड पे क्या बना, कॉपर 2 पॉजिटिव ने कॉपर आयन से बना कॉपर। अब ये बैलेंस करेंगे तो अगेन यहाँ पे इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे। अब इनको मिला के सेल रिएक्शन बनाएंगे। याद रखना, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर 11 में आपने पढ़ा होगा, जो आपका ओवरऑल रिएक्शन होती है, सेल रिएक्शन जो होती है, उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नीचे नहीं आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आप अभी भी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी भी आप सुन लो, आपको कुछ भी करके ऐसा करना है कि इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ही ऊपर कैंसिल आउट हो जाए। आगे के केसेस ऐसे होंगे, जैसे यहाँ तो अभी आपको दिख रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स राइट प्रोडक्ट साइड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड है, तो कैंसिल आउट हो गए। आगे के केसेस में ऐसा होगा जब वो कैंसिल आउट नहीं होंगे, तब मैं आपको बताऊंगी हम कैसे कैंसिल करते हैं। फिलहाल ये कैंसिल आउट हो गए, तो रिएक्शन क्या बनी, निकल प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स निकल 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। लेफ्ट वाले एक साथ लिख दिए, राइट वाले एक साथ लिख दिए, हमारी सेल रिएक्शन तैयार हो गई। अंडरस्टूड। अब बस हमें अब कुछ नहीं करना है, हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, इस फॉर्मूले में हमें रख देना है। तो ई सेल हमको निकालना है, इट इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल हम, तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, सॉरी मेरा थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब हो गया था। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कितना आया हमारा, ई नॉट सेल हमने अभी निकाला था, ये वाला 0.8105। ई नॉट सेल माइनस 0.092 अपॉन एन। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये क्या है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये हमने ये डिस्कशन किया था ना, हमने इसको सिंप्लीफाई किया था। आर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर है, ये फैराडेज कांस्टेंट है, इन सब की वैल्यूज रख के लॉग को कन्वर्ट करके हमारा ये आया था। बट हमने एन को चेंज नहीं किया था। यहाँ मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि एन क्या है। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे, मतलब एक साइड के, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको 2 और इसको 2 प्लस करके 4 कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं है। एक रिएक्शन में आपको जितने इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2, ठीक है। जब आगे के केसेस में इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस आउट नहीं होंगे, तब कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस आउट करके नीचे कभी नहीं लाने हैं। तो एन आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉग बिग ब्रैकेट इज द कॉन्सेंट्रेशन, बिग ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन। एनोड कैथोड, कैथोड एनोड के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। प्रोडक्ट आयन मतलब राइट में, प्रोडक्ट हमेशा आप बचपन से आपको याद है ना, रिएक्टेंट्स होते हैं लेफ्ट में, प्रोडक्ट्स होते हैं राइट में। तो जो भी राइट में लिखा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आएगी, जो लेफ्ट में लिखा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन नीचे आएगी, सीधी सी बात। अब मुझे बताओ यहाँ पे राइट में कौन सा आयन कौन सा है राइट में, तो मुझे तो राइट में भैया सिर्फ निकल दिख रहा है। तो निकल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है इन्होंने, 0.01 मोलर। निकल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.01। अब मैंने यहाँ बिग ब्रैकेट हटा दिया क्योंकि मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिख दी, इसका मतलब ही सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन था। अपॉन रिएक्टेंट आयन, मतलब लेफ्ट में कौन सा आयन लिखा है यहाँ पे, कॉपर आयन, ठीक है। लेफ्ट में लिखा है कॉपर आयन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इसकी दिख रही है मुझे 0.1, ठीक है। आगे दोनों के 1 है, तो दोनों के आगे मतलब इसको मैं पावर में कुछ नहीं, अगर यहाँ पे लेट से 2 होता तो इसकी पावर में भी फिर इसकी वैल्यूज में वेरिएशन आता, ठीक है। अब वो बाद में करेंगे, अभी इजी से स्टार्ट करते हैं, तो डिफिकल्ट चीज़ें नहीं डिस्कस करते। अब इसको बस हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है। 0.8105 इज माइनस 0.0592 बाई 2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये मैंने डेसिमल हटाया, टाइम्स 10 किया, इसको डेसिमल हटा के टाइम्स 100 किया, 0 से 0 काटा, तो log 1/10 हुआ। अब मैं पहले रफ में खाली log 1/10 सॉल्व कर लेती हूँ। रफ इसको क्या बोलेंगे हम, log 1/10 को हम क्या बोल सकते हैं, log 1 माइनस log 10, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब log 1 माइनस log 10 क्या होता है, log 1 क्या होता है, log 1 हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि log 1 होता है 0। क्या होता है, log 1 होता है 0। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, log 1 बिकम 0, और log 10 कितना होता है 1,
तो ओवरऑल कितना आया -1। तो इस पूरी की बजाय अब मैं क्या लिखूंगी 0.8105, ठीक है, माइनस 0.0592/2 इंटू इन सब के बदले क्या आएगा माइनस का 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0.8105 माइनस एंड माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 0.22 ज़ा 4, कैरी 1, 2 9 ज़ा 18, 19 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया 6 and 5 11, 9 and 1 10 का 0 कैरी 1, 2 3 4 8, 0.8401 वोल्ट, दैट इज योर आंसर, ठीक है। इसका ये ज़रूर लिखा करो, यूनिट ज़रूर लिखा करो, इसके भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, थोड़ा कैलकुलेशन, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो ISC बोर्ड वाले स्पेशली अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। आई नो आई एम नॉट यूजिंग कैलकुलेटर एज ऑफ नाउ, आई एम ट्राइंग टू थोड़ा सा विदाउट कैलकुलेटर CBSE वालों को सपोर्ट करने का, तो ठीक है। दिस इज़ वन क्वेश्चन, आई होप आपको इसके थ्रू थोड़ा सा क्लैरिटी आई हो कि किस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से वो क्वेश्चन लंबा चौड़ा नहीं लिखा, क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट द EMF एंड द नर्स्ट इक्वेशन, यही वाला क्वेश्चन है। राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने इस वाले की बजाय अब मैंने वैल्यूज़ ये वाली कर दी, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो, आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया, अब एक काम करो आप कि ये आंसर खुद निकालने की कोशिश करो मेरा वीडियो पॉज करने के बाद, और फिर चेक करना। थोड़ा इसमें वेरिएशन है तो पहले देख भी सकते हो बजाय कि आप डिसअपॉइंट हो, क्योंकि इसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स का ऊपर नीचे होगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस इतने लंबे वाले को देख के बच्चे अगेन घबरा जाते हैं, तो कुछ मत करो क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड है। कहीं क्वेश्चन में नर्स्ट इक्वेशन का नाम लिखा हुआ है तो कुछ मत करो, सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन लिख दो, फॉर्मूला एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो आपको 1 मार्क तो मिल ही जाएगा। अच्छा, अगर मैं स्टेप मार्किंग की बात करूं तो 1 मार्क्स आपको मिलता है इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और ½ मार्क आपको मिलता है इस वाले फॉर्मूले में। ये पूरी कैलकुलेशन के आपको आधे नंबर मिलते हैं। अब आप बताओ, इसमें हमने माइनस ही किया है, आपको माइनस करने का और फॉर्मूला लगाने का आधा नंबर मिल रहा है, तो क्या बुरा है। स्टेप मार्किंग अगर देखी जाए, मैं अगर आपको इसको चेक करूँ, लेट्स से अगर इसको पूरे 100% मार्क्स अगर दूँ तो 1 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है, आधा नंबर इसमें मिल जाएगा, ठीक है, और इसमें भी आई थिंक ½ इसमें मिलता है, देन ½ इसमें मिलता है, कुछ तो ऐसा होता है। मतलब कई टीचर्स थोड़ा ऐसे कर देते हैं, मतलब थोड़ा क्या होता है ना, धीरे धीरे वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं कई टीचर्स कि चलो अगर इसके नीचे का गलत है तो बच्चे को इधर मार्क्स दे दिया, थोड़ा बच्चे को इधर आंसर पे मार्क्स दे दिया, ऐसा भी होता है। अदरवाइज इसका ½ मार्क होता है और इसका 1 मार्क होता है पूरी कैलकुलेशन का। तो इसको अगर मैं इग्नोर कर दूँ तो कितना हुआ, 1 मार्क इधर आ गया, ½ मार्क इधर आया, ½ मार्क इधर आया, ठीक है, 2 मार्क्स हो गया ये सेल रिएक्शन का, और 3 मार्क्स का आपका ये हो गया। तो ओवरऑल आपके 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन इस तरह से डिवाइड होता है। तो कोशिश क्या करो, स्टेप्स को फॉलो करो, भले ही गलतियाँ हो रही हैं तो आपको एटलीस्ट कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला यूज्ड। E cell is equals to E naught cell minus 0.0592 upon number of electrons log concentration of product ion, या राइट वाला आयन लिख सकते हो अपने लर्न करने के लिए, एंड देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयन, ठीक है। चलो अब सबसे पहला ई सेल तो हमको निकालना है। अगेन ई नॉट सेल बहुत आसान है, सिंपल, आपको माइनस करना है। अब माइनस तो हम 3rd 4th क्लास में सीख चुके थे, राइट, उससे भी छोटा शायद। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड। इसका एक एनसीईआरटी में भी कैथोड और एनोड की बजाय लिखा है राइट माइनस ई नॉट एल, इस तरह से भी फॉर्मूला लिखा है। मतलब एनसीईआरटी वाले खुद कहते हैं कि कैथोड को आप राइट बोल सकते हो और एनोड को आप लेफ्ट बोल सकते हो, आप समझ रहे हो। तो बट मैं फिलहाल पूरा लिखती हूँ, कैथोड माइनस एनोड, तो क्या हुआ, ई नॉट कैथोड। अब कैथोड कैसे पता चलेगा और एनोड कैसे पता चलेगा, हमेशा याद रखना, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू इज ऑलवेज ऑन एनोड, ठीक है। तो इन दोनों में से नेगेटिव ज़्यादा कौन सा है, ये कम नेगेटिव तो दोनों ही है, बट ज़्यादा नेगेटिव है 0.75, है ना। तो
माइनस 0.75 वाला एनोड हो गया, ठीक है, और उसके आगे ये वाला फॉर्मूले में माइनस है, और कैथोड हो गया कम माइनस वाला 0.45। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.45 प्लस 0.75, तो ये क्या हो जाएगा 0.3 वोल्ट। हमारा ई नॉट सेल आ गया, ठीक है। ई नॉट सेल कितना आ गया, 0.3 वोल्ट, ठीक है। तो हमको ये निकालना था, ये हमको मिल गया। अब एन निकालना है। एन और ये दोनों को निकालने के लिए हमको क्या बनानी पड़ेगी, सेल की रिएक्शन। तो चलो सेल की रिएक्शन बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं, लेफ्ट में हमेशा एनोड, राइट में हमेशा कैथोड, ठीक है। एनोड में क्या है, क्रोमियम था, क्रोमियम से 3 पॉजिटिव बन गया। ये क्रोमियम था, क्रोमियम से क्या बन गया, 3 पॉजिटिव, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, ठीक है। कैथोड पे क्या हुआ, आयरन था, आयन Fe 2 पॉजिटिव आयन था, और इससे क्या बन गया, Fe बन गया। आयरन 2 पॉजिटिव आयन से आयरन बना Fe, मतलब इसने कहीं रास्ते में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे। अब मैंने आपको बताया कि हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करो। लेफ्ट और राइट के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो कराओ। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, और इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, ठीक है। तो यहाँ 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब सेल रिएक्शन क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। सेल रिएक्शन क्या बन गई हमारी, 2 क्रोमियम, भाई बाकी सबसे भी तो मल्टीप्लाई होगा या खाली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से होगा। यहाँ अच्छा नीचे क्या होएगा, 3 Fe2 पॉजिटिव गिव्स 2 Cr पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव प्लस 3 Fe, ठीक। ये हो गई हमारी सेल की रिएक्शन। समझ में आ गया, बस अब कुछ नहीं है, फॉर्मूले में पुट कर दो। ई सेल इज इक्वल्स टू, नाउ ई सेल इज इक्वल्स टू, ई नॉट सेल आ गया हमारा 0.30 वोल्ट, मतलब वोल्ट हटा देते हैं, 0.30 माइनस 0.0592 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस बार, 6। कितने हैं, 3 2 जा 6 है ना, 6 6 12 मत कर देना, सिर्फ 6 हो गए, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन। अब प्रोडक्ट में कौन है, क्रोमियम, प्रोडक्ट में कौन है, क्रोमियम। क्रोमियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1, लेकिन एक चीज याद रखना, आगे क्या लिखा है, 2, ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, 2। अब यहां पे ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये जाएगा पावर में। कहां जाएगा, पावर में। जो ये आगे लिखे होते हैं ये पावर में चले जाएगा, ठीक है। अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयन, रिएक्टेंट मतलब लेफ्ट, लेफ्ट में कौन हुआ, लेफ्ट में हुआ Fe। Fe के आगे कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, 0.01, ठीक है। इसके आगे कितना नंबर लिखा है, 3, तो पावर में जाएगा 3। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना रहेगा आपको, तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। थोड़ा ये ना रफ में ही कर लेती हूँ मैं, ताकि मेरा गंदा ना हो। आपकी तो छोटी छोटी सी कॉपीज़ होती हैं, मेरा वाइट पेज है थोड़ा, तो इसको मैं अलग से रफ में सॉल्व करते हैं। देखो 0.1 इंटू 0.1 लॉग है, ठीक है, अपॉन 0. बड़ा बिग ब्रैकेट नहीं लगाना है, क्योंकि बिग ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को, केमिस्ट्री में बिग ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 3 टाइम्स लिख दिया। अब क्या है, ये 2 गए, नीचे 100 आ गए, और ये 1 2 3 गए, और 1 2 3 4 5 6 ऊपर 10 टू द पावर 6 आ गया। तो ये क्या हो गया, लॉग 10 टू द पावर 6 अपॉन 10 टू द पावर 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लॉग 10 टू द पावर, ये बेसिक मैथ्स जो है, ये दोनों का बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, लॉग 10 टू द पावर 4। लॉग 10 टू द पावर 4 में हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या बन जाएगा, 4 log 10,
मतलब कि log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, मतलब कि आंसर क्या है 4। देखो कितना छोटा सा था। इसको आप इनके साथ भी मतलब पूरा क्वेश्चन को कर सकते हो। बेसिकली ऐसे हो सकता है ई सेल इज इक्वल्स टू 0.030 माइनस 0.0592 अपॉन 6 इंटू, ये रफ हटा ही देते हैं ना, बन गया एक इक्वेशन का एक लाइन बन गया। फिर सेकेंड लाइन अगर मुझे बनानी है ई सेल इज इक्वल्स टू 0.30 माइनस 0.0592 upon 6 into log this, then E cell is equals to 0.30 minus 0.592 by 6 into, यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, इसको मैंने अलग कर दिया रफ में, मतलब मैंने थोड़ा सा दिखाने के लिए, देखो एक इक्वेशन एक लाइन ये बना दी, एक लाइन ये बना दी, तो ये अच्छी लग रही है, और इसको रफ वर्क में अलग कर दिया, तो ये इंटू 4 आ गया। बस अब क्या है, कैलकुलेशन करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो। ISC वाले तो ये बहुत जल्दी कर देंगे, है ना। आंसर बता दो कितना है, 0.30 माइनस इसको 3 से अगर हम डिवाइड करें तो इट विल बी 0.3 1 जा 3 4 5 3 7 जा 21 3 8 जा 24 3 9 जा 27 7 28 29 3 7 जा 21 बचा 1 3 3 जा 9। अगेन ISC वालों प्लीज़ मेरा कैलकुलेशन मत देखना, 9 2 जा 18 19 2 1 जा 2 and 1 3 मिस्टेक्स रहती हैं। अच्छा माइनस करके कुछ नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है, कर लेना जो भी है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो बेसिकली ये आपका नर्स्ट इक्वेशन हो गई। आज हमने इस पे बेस्ड 2 न्यूमेरिकल्स करे हैं, ठीक है, और कल मैं क्या करूँगी और इस पे बेस्ड ही न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे कल भी, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए आपको क्या समझना है और कहाँ क्लैरिटी नहीं हो रही है। आई विल बी देयर टू गाइड यू। ओके बाय।